नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, इसका दर्पण, इसका दर्शन और राष्ट्र के आदर्शों का परिचय कहलाता है। क्यों कहलाता है? इसको समझने के लिए हमें इसे डिटेल में समझना होगा। हम इसकी शब्द से शब्द, प्रत्येक शब्द की व्याख्या समझेंगे और इसमें से आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएँगे। अब हम समझते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है और क्या इसकी उपयोगिता है? क्यों हम प्रस्तावना को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं? प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे हम भारत के लोग हमें ये बताता है कि भारत संविधान की जो शक्ति है उसका स्रोत भारत की जनता में है। ये इसका एक महत्व है। संविधान की शक्ति का स्रोत बताता है ये। ये संविधान की प्रकृति के बारे में बताता है कि कैसा होगा, संप्रभु होगा यानी कि आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होगा, समाजवादी होगा यानी कि समाज में अमीरी-गरीबी का भेद कम करने वाला होगा। इस प्रकार से पंथ निरपेक्ष होगा यानी कि या हम कहें धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष यानी कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करने वाला होगा। इसका कुछ ऐतिहासिक महत्व भी है। संविधान की व्याख्या करने में बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण है। संविधान की प्रस्तावना से हमें भारत के स्वरूप के बारे में पता चलता है। कैसा होगा भारत का स्वरूप, इसके बारे में हमें पता चलता है। संप्रभु होगा अर्थात आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण स्वतंत्र होगा। सभी निर्णय स्वेच्छा से ले पाएगा। समाजवादी होगा। समाजवाद के भी 2 रूप हैं, एक पाश्चात्य समाजवाद है, एक भारतीय समाजवाद है, इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इसको भी हम इन डिटेल समझेंगे। पंथ निरपेक्ष होगा। पंथ निरपेक्ष के भी 2 रूप, एक पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता है, एक भारतीय है, इसको भी डिटेल में समझेंगे। और एक लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक का भी अर्थ है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और एक होगा गणराज्य, अर्थात भारत का जो मुखिया होगा, संवैधानिक मुखिया होगा, वो जन्मजात ना होकर लोगों द्वारा चुना हुआ होगा। अब हम संविधान की प्रत्येक शब्द की व्याख्या की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग अर्थात ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की शक्ति के स्रोत के बारे में बताता है कि भारतीय संविधान को संपूर्ण शक्ति भारतीय जनता में निहित है और शक्ति उसे पूरी तरह से जनता के द्वारा मिलती है। हम भारत के लोग के बाद अगला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत पूर्णतः आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्णतः स्वतंत्र है। अपने निर्णय लेने में उनकी स्वयं की इच्छा निहित है। भारत किसी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में कोई निर्णय नहीं लेगा, पूर्ण स्वायत्तता से निर्णय लेगा। यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ। संविधान सभा में इस बात की आलोचना हुई कि हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता क्यों ली और क्या राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने से हमारी संप्रभुता पर कोई असर पड़ेगा। इसके जवाब दिया गया। इसके प्रत्युत्तर में जो जवाब था वो ये था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमने स्वयं की इच्छा पर और स्वयं की शर्तों पर ली है, क्योंकि इसके पहले भारत की सदस्यता से पहले ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने जो ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्से रहे थे, उन्होंने जब राष्ट्रमंडल सदस्यता ली तो उनका जो संवैधानिक प्रमुख था वो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। आज भी वही है। लेकिन भारत ने इस बात को नकारा। भारत ने खुद की स्वयं की शर्तों पर राष्ट्रमंडल सदस्यता ली। उन्होंने माना कि हमारा संवैधानिक प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी ना होकर हमारे लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। उसी प्रकार जब हम किसी संगठन की सदस्यता लेते हैं, जैसे यूएनओ की सदस्यता ली, वर्ल्ड बैंक की सदस्यता ली, आसियान के मेंबर है, सार्क के मेंबर हैं, ऐसे कई संगठन है, उनके हम सदस्य हैं।
डब्ल्यूटीओ की सदस्यता है। तो जब हम इनकी सदस्यता लेते हैं, तो हमें इनके नियमों को मानने का दबाव भी हमारे ऊपर होता है। तो क्या इससे भारत की संप्रभुता पर कोई असर पड़ता है? इसका प्रत्युत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब किसी भी संगठन की सदस्यता ली जाती है, तो उस संगठन की सदस्यता लेना और उसे त्यागना, दोनों ही भारत की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। भारत पर उस संगठन की सदस्यता लेने का और उसे त्यागने का कोई दबाव नहीं है। और जब हम किसी संगठन से जुड़ते हैं, तो स्वयं के लाभ के लिए जुड़ते हैं, और स्वयं के लाभ के लिए जब जुड़ते हैं, तो उस संगठन के नियमों को मानना हमारी आवश्यकता होती है, वो हमारी ज़रूरत है। अगला हम देखते हैं, एक शब्द है हमारा समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो समाजवादी जो शब्द है, समाजवाद का अर्थ पाश्चात्य रूप में कुछ और है, भारतीय रूप में कुछ और है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो गांधीवादी और नेहरूवादी मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य मार्क्सवाद की तरह निजी संपत्ति को समाप्त करना नहीं, बल्कि आय, प्रतिष्ठा और जीवन स्तर की असमानता को कम करना है। सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल देना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ने सामाजिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पर बल देना है। संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और गरीबी उन्मूलन है, और वंचित वर्गों का कल्याण है। समाजवादी शब्द भारतीय प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। लेकिन क्या हमारे संविधान में पहले से समाजवाद के कुछ तत्व निहित थे? जब हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में अनु अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, ये सभी अनुच्छेद कहीं न कहीं आर्थिक समानता पर बल देते हैं, आर्थिक समानता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में समाजवाद के तत्व शुरुआत से ही निहित थे। पर क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय पूरा विश्व 2 गुटों में बँटा हुआ था। एक पूंजीवाद अमेरिका की तरफ, अमेरिका और कुछ पाश्चात्य देश, एक समाजवाद जिसका प्रणेता था रूस, चीन। भारत उस समय किसी भी एक गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। इसलिए भारत ने अपनी प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को उस समय नहीं जोड़ा। लेकिन इंदिरा गांधी जी के समय जब भारत का रुख पूर्णतः रूस की तरफ चला गया, सोवियत रूस की तरफ चला गया, सोवियत संघ की तरफ चला गया, तो भारत ने अपने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ दिया। अगला शब्द देखते हैं हम, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत है, लेकिन ये भारत में है। पाश्चात्य मॉडल में धर्मनिरपेक्षता कुछ और है, और भारतीय मॉडल में पंथ निरपेक्षता कुछ और है। कैसे है? पाश्चात्य मॉडल कहता है कि राज्य का धर्म से पूर्णतः पृथक्करण, अर्थात राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। राज्य ना किसी धर्म को बढ़ावा देगा, ना किसी को कम देगा, और किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेगा। राज्य धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, प्रॉपर दूरी मेंटेन करेगा। जबकि भारतीय भारतीय पंथ निरपेक्षता इससे थोड़ी अलग है। भारतीय पंथ निरपेक्षता सर्वधर्म समभाव की तरफ है, अर्थात भारत सभी धर्मों को समान भाव से देखेगा। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान और संरक्षण करेगा। सर्वधर्म समभाव, यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। पुनः वही प्रश्न आता है कि क्या भारतीय संविधान में पहले से पंथ निरपेक्षता के गुण मौजूद थे? तो हम देखेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसकी पुष्टि करता है, जिसमें साफ-साफ है कि व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होगी, वह किसी भी धर्म के जैसे आचरण कर सकता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
लोकतांत्रिक गणराज्य का जब हम अर्थ देखते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है जनता का शासन और जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख। लोकतांत्रिक अर्थ है जनता का शासन। एक फेमस परिभाषा है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। हम इससे बढ़कर थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। और जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख अर्थात संवैधानिक प्रमुख जो होगा वो कोई जन्मजात ना होकर जनता द्वारा चुना हुआ होगा। लोकतंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। विश्व में दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है सभी निर्णय जनता की सहमति से लिए जाते हैं और मूल रूप से जनमत संग्रह का सहारा लिया जाता है। ये छोटे देशों में या बहुत छोटी जगहों पर संभव है। भारत जैसे विशाल देशों में, विविधता भरे देश में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का रुख अपनाया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता की तरफ से निर्णय लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। लोकतांत्रिक सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। भारत में अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। गणराज्य की बात करते हैं तो राज्य का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर, जन्मजात न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं। सभी सार्वजनिक पद प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं। केशवानंद भारतीयवाद 1973 में ये दोनों ही मूल ढांचे का हिस्सा है। अब तक जो हमने समझा वो भारत के स्वरूप के बारे में था कि भारत का स्वरूप कैसा होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भारत के स्वरूप को समझाता है। अब हम समझेंगे नागरिकों के लिए उद्देश्य। एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज का संकल्प। इसमें स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और समता, इनके बारे में बताया गया है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की बंधुता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की बंधुता की बात की गई है और 2 प्रकार की समता। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय अर्थात जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, ये है सामाजिक न्याय। जैसा हम मूल अधिकारों के अनुच्छेद समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14, 15 और 17 में अभी देखते हैं, ये है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय की बात जब करेंगे, आर्थिक न्याय का अर्थ है संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण, ताकि कुछ ही हाथों में धन का संकेंद्रण ना हो और शोषण मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके। इसलिए आर्थिक न्याय महत्वपूर्ण है और ये भारतीय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी के अनुच्छेद 39, 41 और 43 में साफ-साफ दिखाई देता है। राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो राजनीतिक न्याय में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार है, जिसमें शासन में भागीदारी और मतदान का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति एक वोट दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य समान है। अनुच्छेद 325, 326 वयस्क मताधिकार, ये 3 प्रकार के न्याय की संकल्पना को साकार करते हैं। अब हम समझते हैं स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता, लिबर्टी, बंधनों से मुक्ति, ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता मतलब मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार लाने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को। अभिव्यक्ति, विचारों को बोलने, लिखने या किसी अन्य तरीके से व्यक्त करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। इस स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, जो हम मूल अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक देख सकते हैं।
समता की बात करेंगे, समानता, इक्वलिटी, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान मानना और उस समान विकास के अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की, एक प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं है, सभी समान है, अनुच्छेद 14 और 15 में। अवसर की समानता का अर्थ है सार्वजनिक नियोजन में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, अनुच्छेद 16। बंधुत्व की जब बात करते हैं तो हम सब एक हैं की भावना। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। ये सभी भारतीयों के बीच एक होने की भावना को बढ़ावा देता है। एक व्यक्ति की गरिमा और एक राष्ट्र की एकता और अखंडता, 2 अलग-अलग शब्द हैं, इनको समझते हैं। व्यक्ति की गरिमा, यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सम्मानजनक और गरिमापूर्ण हो। इसके लिए हम अनुच्छेदों से इसको जोड़ सकते हैं, अनुच्छेद 14, 15, 17, 19 और 21, इन सब से जोड़ सकते हैं इनको। राष्ट्र की एकता और अखंडता की जब बात करते हैं, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि की विभिन्नताओं के बावजूद मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक रूप से दोनों एक होने की भावना। अखंडता शब्द 45वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब हम प्रस्तावना की न्यायिक यात्रा समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुरुआत से ही प्रस्तावना पर कुछ प्रश्न उठे हैं। सबसे पहला प्रश्न ये था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है और क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है और क्या ये इसमें कोई न्यायिक शक्ति निहित है? इसको समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण वाद समझने होंगे। भारतीय न्यायपालिका ने विभिन्न ऐतिहासिक वादों के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर दिया, जिससे प्रस्तावना की स्थिति और शक्ति को अंतिम रूप मिला। कुछ महत्वपूर्ण वाद को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है 1960 का बेरूबारी संघवाद। बेरूबारी बनाम भारत संघवाद, ये इसमें साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यह संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है, लेकिन इसमें संशोधन नहीं। जब संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दूसरी बार गोलकनाथवाद आया 1967। गोलकनाथवाद में भी इसी बात को दोहराया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान की आत्मा है, अपरिवर्तनीय है, क्योंकि जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद में आता है टर्निंग पॉइंट, 1973 का सबसे महत्वपूर्ण वाद, केशवानंद भारतीवाद। इस वाद की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। केशवानंद भारतीवाद ये ऐतिहासिक निर्णय था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्योंकि ये संविधान का भाग है, तो इसमें अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। मूल ढांचा क्या है, वो भी आप मेरे केशवानंद भारतीवाद की वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद में 1994 में आता है एसआर मुंबईवाद, जिसके अंदर पंथ निरपेक्षता और बंधुत्व को संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग माना गया। 1973 के केशवानंद भारतीवाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तब इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रथम बार प्रस्तावना में संशोधन किया, या यूं कहें कि प्रथम और अंतिम बार, क्योंकि प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। और इस संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी वही सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए, पंथ निरपेक्षता राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को स्पष्ट रूप से घोषित करने के लिए, और अखंडता राष्ट्र की एकता की भावना को और मजबूत करने के लिए। ये 3 शब्द जोड़े गए, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल दर्शन को और अधिक स्पष्ट और सशक्त बनाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावना की क्या महत्ता है और क्या आज प्रस्तावना की क्या स्थिति है, तो हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। मूल ढांचे के मूल तत्व हैं लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, न्याय, ये असंशोधनीय है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्या प्रस्तावना सरकार को कोई शक्ति देता है? तो नहीं।
प्रस्तावना न तो सरकार को किसी प्रकार की शक्ति देता है और न ही कोई सीमा लगाता है, लेकिन यह संवैधानिक लक्ष्यों को निर्धारित करता है। दोस्तों, पूरी प्रस्तावना पढ़ लेने के बाद हम संविधान की प्रस्तावना को एक रिकेप में देखते हैं, वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ते हैं और इसको इसी फॉर्म में याद करना है। पूरे संविधान में 2 ही ऐसे बिंदु हैं जिन्हें सीक्वेंस में याद करना है, एक संविधान की प्रस्तावना और एक मूल कर्तव्य। भारत का संविधान, उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये दिनांक याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 को मिति माघ 6 शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस पूरी प्रस्तावना को वर्ड टू वर्ड सीक्वेंस में याद करना है। इस पे सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे न्याय के बारे में पूछेगा तो वो बोलेगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, ऐसे अल्ट पलट के दे सकता है। तो हमें सीक्वेंस में याद रखना है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है तो इसी सीक्वेंस में याद रखना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये दिनांक याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, आत्मा को अर्पित करते हैं। ये तीनों वर्ड भी सीक्वेंस में याद रखने हैं। किसको सीक्वेंस में याद रखना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये पूरा सीक्वेंस, कई एग्जाम में ये वाला प्रश्न इसी सीक्वेंस में पूछा गया है। इसका सीक्वेंस आगे पीछे करके प्रश्न पूछ लेते हैं, तो हमें इसी सीक्वेंस में याद रखना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।